जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। This is week number 7. Today we will discuss demand forecast, chapter number 10 of our book. Demand forecast. There are two words, demand and forecast. Very simple. Demand mean demand, future demand. The month has started and we need grocery, wheat, sugar, different dalein, oil. You have to make the plan and buy different things from the bazaar for our हाउस। अपने हाउस के लिए हम ग्रॉसरी खरीदने जाते हैं, एक लिमिटेड डिमांड हमारे माइंड में होता है या पर्ची लिख के जाते हैं और मदर मेक दैट काइंड ऑफ लिस्ट कि वी नीड दिस following items for the this month. That is called demand. And forecast is the different thing. You have to forecast. The point is what quantity we have required. ये ना हो कि आटा एक थैला चाहिए था, आप 10 थैले उठा लाएं। तो फोरकास्टिंग किस बेस पर होती है, फोरकास्टिंग कैसे की जाती है, फोरकास्टिंग के सही मेथड क्या हैं, वी विल डिस्कस ऑन दिस चैप्टर। डिमांड फोरकास्ट. Forecast is a process of estimating a future event on the basis of past data. That is most important. Forecast is always rely on the past data. Whatever we have consumed in the last month, we will forecast if we will need these items for the upcoming months. राइट जो पहले आपने खर्च किया उसके मुताबिक आप अपना आगे आने वाले दिनों के लिए फैसला करेंगे। इंडस्ट्री में भी एज ए इंजीनियर वी नीड फोरकास्टिंग एट एवरी टाइम। डेली बेसिस पर प्रोडक्शन चल रही है, वी नीड रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल पूरे साल का इकट्ठा मंगवा के नहीं रख लेना। रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के जी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप एक महीने के लिए मंगवाएंगे, और अगर आप लोकल मार्केट से कोई you are going to purchase that kind of raw material, then you will buy for 2 or 3 days only. It depends कि उसकी प्राइस कितनी है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करते हैं, कुछ एक हफ्ते का स्टॉक रखते हैं, कुछ 2 महीने का रखते हैं। जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं, जैसे मैं शूज इंडस्ट्री में था, वहां पर जितना भी सोल का जो मटेरियल रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट किया जाता था इटली से। तो सोल जो सर्विस वाले बना रहे हैं, किसी भी शू का सोल, चप्पल है, शू है, जॉगर है, मुकेशन है, कुछ भी है, घर में पहनने वाली चप्पल है, ऑल मटेरियल्स फ्रॉम द टाइप ऑफ सोल इज बॉट बाय इटली, इंपोर्ट। तो वो 2 महीने का 3 महीने का मंगवा के रखते थे, क्योंकि इंपोर्ट के आने का टाइम लगता है, 45 डेज लगते हैं, कहीं जगह 60 लगते हैं, शिपमेंट आने में टाइम लगता है। तो फोरकास्टिंग करना अपने किसी भी काम के लिए। इसी तरह इंडस्ट्री चल रही है, स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वी नीड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, वी नीड मैकेनिकल पार्ट्स, एंड यू विल फोरकास्ट ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट्स। आप हर पार्ट्स के और हर मशीन के हिस्सों की फोरकास्ट करके रखेंगे पास डाटा पर। ये नहीं होता कि आप 10 पार्ट्स हैं किसी एक मशीन में, सपोज वी नीड दीज 10 पार्ट्स इन अपकमिंग पीरियड टू मेंटेन आवर प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, बेरिंग हैं, गेयर्स हैं, बेल्ट्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हैं। एक एक पार्ट पर फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। देखिए जी, 10 पार्ट्स हैं, 9 आपने मंगवाया है, 10वां नहीं मंगवाया, महंगा था, और अनलकीली आपके पास वही पार्ट्स डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, देन व्हाट विल यू डू। तो फोरकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि डिमांड फोरकास्टिंग मीन
आपने कितनी फोरकास्ट की और कितनी डिमांड चीजें मंगवा रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स हैं, कुछ भी है। जिस तरह घर में व्हेन यू विल गो टू द इंडस्ट्री, यू विल सी हाउ एवरीबॉडी इज गोइंग टू फोरकास्ट एंड हाउ द पीपल आर गिविंग द डिमांड टू द परचेज डिपार्टमेंट। तो घर में मेहमान आए हो ना, तो कहते हैं अच्छी चीज 2 किलो चिकन ले आए, आप फोरकास्ट कर रहे होते हैं। अच्छा यार, मेरा ख्याल है घर में मेरे मामू आ रहे हैं शाम को विद फैमिली, तो मदर और फादर और बच्चे बैठ के एस्टिमेट लगा रहे होते हैं, दैट इज फोरकास्ट। उसके बाद फिर फाइनली डिसीजन होता है कि जी ठीक है जी, 2 किलो चिकन ले आए, चावल ले आए, रोस्ट ले आए, पिज्ज़ा ले आए, वट एवर वो आप डिमांड करते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है, कई दफ़ा जी लास्ट टाइम तो हमारे घर मेहमान आए थे, तो मैंने फोरकास्ट गलत किया था बाबा, आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था, ठीक है जी इस दफा ये मंगवा लेते हैं। तो पास डाटा आपको हेल्प को जरूर करता है कि जी फोरकास्ट कितनी करनी चाहिए, डिमांड कितनी करनी चाहिए। क्लास चल रही है। अच्छा जी। The demand forecast form on the basis of various managerial functions such as equipment requirement planning, material requirement planning, human resource planning, budgeting and production planning. ये 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फोरकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, देयर आर द 5 डिफरेंट पॉइंट्स: मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड बजटिंग, and the equipment requirement planning. Equipment requirement planning mean what type of equipment you are required in the future. You will see these different parts are making in the industry, what type of production we have to require, किस टाइप की प्रोडक्शन चल रही है, कौन सी इक्विपमेंट चाहिए, वो आपको सब उसकी प्लानिंग करके डिमांड करनी है, फोरकास्ट करनी है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग मीन कि रॉ मटेरियल कितना चाहिए, यू हैव टू मेक द प्लान एंड यू विल सेंड द डिमांड टू द परचेज डिपार्टमेंट कि जी वी नीड दीज मटेरियल फॉर द अपकमिंग मंथ टू कंप्लीट ओवर द फ्यूचर प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग मीन कि आपको सुपरवाइजर, वर्कर, स्टाफ कितने मेंबर्स चाहिए, कितनी फोरकास्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बंदे तो नहीं मंगवा लिए, एक्स्ट्रा बंदे मंगवाएंगे वेजेस बढ़ जाएंगी, खर्चा बढ़ जाएगा। तो आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको पॉसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ डिटेल से, अगर आप 6 बंदों की बजाय 7 बंदे डिमांड कर देंगे जी मुझे 6 ऑपरेटर चाहिए, 7 ऑपरेटर चाहिए, तो डिफरेंट टाइप की जो हायर मैनेजमेंट है वो आपसे कॉल करके पूछेगी कि वाई यू कॉल दीज 4 इंस्टेड ऑफ 5, आपने 5 की बजाय 4 क्यों मंगवाए या 5 की बजाय 6 क्यों मंगवाए। तो ह्यूमन रिसोर्स की भी फोरकास्टिंग की जाती है और फिर बाद में डिमांड की जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है बजटिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग। बजटिंग का मतलब आई नीड 4 लाख रुपीज या 3 लाख रुपीज टू रन दिस प्रोडक्शन, आई नीड 4 to 5 लाख रुपीज टू रन दिस प्लांट। तो आपको 6 लाख रुपया नहीं दिया जाएगा, 5 लाख आपको उसकी भी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि जी वाई यू नीड 4 लाख रुपीज फॉर दिस रन दिस प्लांट और फॉर दिस रन दिस बिजनेस। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग मीन कि आपको प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए मुझे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के पार्ट्स चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे ह्यूमन रिसोर्स इतना चाहिए, वट एवर। हर जगह आपको फोरकास्ट करनी पड़ेगी और डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। ये मेन 4-5 पॉइंट्स थे। बाकी 15% आप ऊपर नीचे 10 to 15% ऊपर नीचे करके डिमांड मंगवा सकते हैं। सपोज अगर इफ़ यू नीड 15 बेयरिंग तो आप एक एक्स्ट्रा मंगवा सकते हैं। तो जहाँ पर भी फोरकास्ट की जाती है किसी भी चीज़ की डिमांड की, वहाँ पर आप 10 to 15% थोड़ी ज़्यादा मंगवाते हैं। जैसे कोई वलीमे का इंतज़ाम करना है तो आप कहेंगे जी 100-200 बंदा आ रहा है, अच्छा यार इतना चिकन मंगवा लो, तो 10 to 15% थोड़ा सा एस्टिमेट
आप फोरकास्ट ज़्यादा हमेशा करते हैं हर लिहाज से। ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में यही क्राइटेरिया चलता है। पिछले डाटे के मुताबिक जितनी भी डिमांड बन रही हो प्रीवियस को देखते हुए वो आप 10 to 15% ज़्यादा बढ़ा के बताते हैं। अब फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं जिसमें वेरिएशन आ सकती है? कंपेटिटर्स इन्फ्लुएंस, डीलर, स्टॉकिस्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स, पॉलिटिकल चेंजेस, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब कंपिटिटर्स इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जैसे लोग कोई और भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जैसे लोग कोई और भी सेम काम कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत सख्त है। आप डिमांड वहाँ बढ़ा देते हैं। आप कहते हैं जी मैंने अगर थोड़ी मंगवाई तो मेरे जो साथ बैठा प्लांट चला रहा है वो भी यही काम कर रहा है, तो सेम लाइक आफ्टर 2 वीक तो मैं अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को चला लूँगा, बट जो साथ कंपटीटर मेरा बैठा है वो हो सकता है ज़्यादा डिमांड करके अपनी चीज़ें मंगवा के रख ले ज़्यादा, और बाद में मार्केट में वही चीज़ आपको हाई प्राइस में आपको वो मिले। तो आप कंपटीटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, रुकावट डालने के लिए, आप उनको डिस्टर्ब करने के लिए अपनी डिमांड को कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए भी उस चीज़ को राइट फॉल करते हैं। उसके बाद डीलर्स एंड स्टॉकिस्ट, ठीक है जी। लोग ये हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, डीलर्स और स्टॉक्स को कंट्रोल करने के लिए लोग कहते हैं जी इस वक्त प्राइस बहुत मार्केट में स्लो चल रही है, तो आप फोरकास्ट ज़रा ज़्यादा कर लें और डिमांड ज़्यादा करके स्टॉक कर लें, और दूसरी पार्टीज को जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हम अपना रेट अप कर लेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो कि हमने अपनी फोरकास्ट को ऊपर नीचे करना पड़ता है इन डीलरों की वजह से। इन स्टॉक जो लोग स्टॉक करके रख लेते हैं अपनी चीज़ें। टेक्नोलॉजी चेंज, कोई ऐसी मशीन आ गई है जहाँ पर आपको प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है और उसके पार्ट्स की क्वांटिटी बढ़ गई है। पहले आप मैनुअल चला रहे थे, वहाँ पर आपको स्टॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आप डिफरेंट पार्ट्स कम मंगवाते थे। अब आप एक नई मशीन चेंज ले आए अपने सिस्टम में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो अब आपको डिफरेंट पार्ट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर आपकी और फोरकास्टिंग की जो पिछले महीने जो चल रही थी अब वो डिफरेंट होगी। इस तरह डिफरेंट मार्केट में भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से भी अपनी डिमांड और फोरकास्ट को बढ़ाना पड़ता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि जी जी डिफरेंट मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को देखना पड़ता है कि जी हाउ मैनी पीपल्स आर डूइंग दिस टाइप ऑफ सेम बिजनेस। आप मार्केट में देखते हैं कि जी इस वक्त ईद का सीज़न आ रहा है और शूज़ की सेल ज़्यादा होगी, तो आप अपना स्टॉक मज़ीद बढ़ा लेते हैं, रॉ मटेरियल का इटली से ज़्यादा मंगवा लेते हैं सोल बनाने के लिए कि जी ईद के फंक्शन में, क्योंकि मोस्टली जो हमारी शू की सेल है वो ईद के दिनों में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इट डिपेंड्स कि मार्केट किस तरफ जा रही है, उसको देखते हुए आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वी नीड मैक्सिमम रॉ मटेरियल टू रन दैट काइंड ऑफ बिजनेस। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भी आपकी डिमांड और फोरकास्ट डिस्टर्ब हो सकती है। परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, कैलकुलेशन करके बताया गया जी आप इतनी चीज़ें खरीद सकते हैं, बट आपको जब फाइनेंस से पैसे मांगने के पड़े तो उन्होंने कहा जी हमारे पास फिलहाल पैसे नहीं है। आप कहते हैं अच्छा चले वक्ती तौर पर हम फोरकास्ट जितनी हमने फोरकास्ट की थी उससे हाफ डिमांड कर देते हैं। तो अगर परचेजिंग पावर भी खत्म हो जाए ड्यू टू सम रीजंस, तो आपकी फोरकास्ट ऊपर नीचे हो सकती है। पॉलिटिकल चेंज, जी जी अब फलां पार्टी आ रही है, ये फलां पार्टी चेंज हो रही है, तो आपको पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो आप अपनी फोरकास्ट को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फोरकास्ट और डिमांड में फ़र्क आ जाता है। आने वाले दिनों में जी टैक्स बहुत बढ़ने वाला है, तो आप चीज़ें ज़्यादा मंगवा लें बाहर से, वरना इंपोर्ट टैक्स जो है वो ड्यूटी फ्री की बजाय हमें कुछ टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए अक्सर आप टीवी में देखते होंगे कि जी ये चीज़ें ड्यूटी फ्री हो रही हैं या कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं। तो जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाता है हम फोरकास्ट भी उस हिसाब से ऊपर नीचे करते रहते हैं। बहरहाल these are the different factors to disturb forecast and demand. Demand forecast function. The responsibility of demand forecast functions varies in different organization. हर ऑर्गेनाइजेशन में जो फोरकास्ट करने वाली कंपनी का जो डिपार्टमेंट होता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। इन द मोस्ट
स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल एग्जीक्यूशन परफॉर्म द फंक्शन। छोटी सी और छोटी और दरमियानी साइज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोरकास्टिंग के लिए, वो मालिक से सिर्फ पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि जी आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए। राइट, मुझे 1 मिनट दें ज़रा सिर्फ। अच्छा जी, सॉरी फॉर दैट। यानी जो छोटी इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी डिमांड फोरकास्टिंग मालिक डायरेक्ट कर रहा होता है। जो बड़ी बड़ी, जहां पर आपके 500 से या 1000 से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व हों, कंपनी में काम कर रहे हों, वहाँ एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है, प्रॉपर एक सिस्टम होता है। प्लानिंग से पूछ के कि जी अब हमने 1 महीने में इतनी डिमांड को कवर करना है, हमने इतनी प्रोडक्शन देनी है, तो हमें कितनी फोरकास्ट करनी पड़ेगी, वो पूरा एक कैलकुलेशन की जाती है। तो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में जो बिल्कुल एक लेथ मशीन या 2 लेथ मशीन या एक ड्रिल मशीन लग के छोटे मोटे पार्ट्स बना रहे हैं, तो मालिक ने जो कह दिया बस वो करते जाना है। फोरकास्ट बेस्ड ऑन एग्जेक्टिव ओपिनियन, ये मैंने आपको बता दिया कि एग्जेक्टिव ने जो ओपिनियन दे दी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप फोरकास्ट कर लेते हैं चीजें। फोरकास्ट बाय द सेल्स स्टाफ, आप सेल्स मैनेजर से पूछते हैं, या आप खुद ही पढ़ लीजिएगा कि जी इस महीने हमारी कितनी सेल हुई। वो आपको बताता है जी इतने शू सेल हुए या इतनी प्रोडक्शन सेल हुई, कोई भी किसी भी इंडस्ट्री की इतनी प्रोडक्ट, जो भी इंडस्ट्री वट एवर दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट, the sale manager will inform you we have sold almost 2 lakh products। उस बेस पर आप फिर अपनी प्रोडक्शन को प्लान करते हैं और फिर उस तरह रॉ मटेरियल को मंगवाया जाता है कि जी इस महीने हमारी इतनी सेल हुई थी, तो वी नीड दिस क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एंड दैट्स व्हाई वी रन द प्रोडक्शन ऑफ फॉर नेक्स्ट सेल्स, फॉर द नेक्स्ट मंथ सेल्स। तो आपको अगले महीने के लिए इतनी सेल्स कवर करनी होगी। दूसरा, आप कस्टमर सर्वे करवा लेते हैं कि जी कस्टमर से पूछते हैं भी यानी जो भी आपको रिटेलर्स हैं, शू डायरेक्ट शॉप्स में तो आ रही है और शॉपकीपर आगे कंज्यूमर को बेच रहा है, हम एक कंज्यूमर है जाके कोई भी शू खरीद लेंगे। इसी तरह जितने भी ये टॉक शॉप वाले हैं, ये डायरेक्ट रिटेलर हैं। कंपनी उनसे पूछती है अच्छा यार आज कितना घी सेल हुआ, कितनी दालें सेल हुई, कितनी घी हुई, तो रिटेलर से डाटा ले लिया जाता है कि जी आप ऑलमोस्ट इतनी हमारी सेल हो। किसी भी पार्ट्स की, मशीन का कोई पार्ट्स है, कोई ब्रेड बना रहा है, कोई डिफरेंट मशीनों के मशीन पार्ट्स बना रहे हैं, अब उन उन कस्टमरों से डायरेक्ट आप पूछ लेते हैं कि जी आपके पास इस महीने कितने कस्टमर आए थे, फिर दूसरी दुकान से पूछ लिया, तीसरी शॉप से पूछ लिया, तो एक पूरा सर्वे करवा के आप एस्टिमेट लगा लेते हैं कि जी हमें इतनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी और हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि मैंने 100 रिटेलरों से पूछा है कि जी ऑलमोस्ट इतनी क्वांटिटी का हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल हुई है। तो कस्टमर फिर आपको कहता है कि जी ठीक है, आप इतनी हमें नेक्स्ट मंथ के लिए, सीजन थोड़ा सा डाउन जा रहा है, आप नेक्स्ट मंथ के लिए इतनी प्रोडक्शन करें। जब प्रोडक्शन प्लानिंग वाले प्रोडक्शन करने शुरू स्टार्ट करते हैं तो दे हैव आइडिया कि जी हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए इस इतनी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम नेक्स्ट मंथ की सेल्स को, टारगेट को फुलफिल कर सकें। इसी तरह एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है कि आप ये देखते हैं, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, अब मूविंग एवरेज मेथड ये है कि जैसे ये टेबल को देखें कि जी जनवरी 98 में 260 आई थी, फरवरी 98 में 235 आए थे, मार्च में इतने आए, अप्रैल में इतने आए, और मई में इतने आए, जनवरी में कितने होंगे। तो आप
तीन तीन महीनों की एवरेज निकाल लेते हैं। 260 प्लस 235 प्लस 310 किया और उसको 3 पर डिवाइड कर दिया तो 268 आ गया। तो इसका मतलब फरवरी में 99 लगेंगे। और फिर अगले 3 महीने का 235 प्लस 310 प्लस 280, इनको 3 पर ऐड करके और 3 पर तीनों को जमा करके 3 पर डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी। और 275 आ गया, आप मार्च का भी निकाल लेंगे। ये एवरेज करके निकाल लेते हैं। इसी तरह फिर आप मार्च अप्रैल मई की 3 की तीनों को ऐड करके और 3 मंथ एवरेज पर डिवाइड कर देंगे तो वो भी 99 आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 99 ही आ रहा है। तो अब आप कहेंगे कि जी मैं जून के लिए 99 ही पीस फोरकास्ट करूंगा। इसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज ट्रेंड। कि लास्ट जितने भी महीनों का कंजम्पशन आ रही हो उनको 3 3 ऐड कर लें, 4 4 मंथ करके ऐड कर लें। इट अप टू डू कि क्या प्रैक्टिस चल रही है इंडस्ट्री के अंदर। ये डिफरेंट क्राइटेरिया डिफरेंट यूज किए जाते हैं। जैसे एक ब्रेड टक शॉप है, वो सिर्फ ये एस्टिमेट करता है कि आज मेरी कितनी ब्रेड बिक जाएंगी। ठीक है जी। तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है कि जी आज मैं कितनी ब्रेड लूं, कस्टमर कितना खरीद ले। वो फिर प्रीवियस डाटा देखता है कि जी कल मेरी इतनी ब्रेड सेल हुई, उससे पिछले में जितनी सेल हुई, तो मैं एवरेज निकाल के वो इतनी मंगवा लेता है। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना एवरेज क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेंड। इसी तरह ये ट्रेंड है। अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेंड नहीं करना चाहते तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, दिसंबर चल रहा है। अब 95 जनवरी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सिंपल डाटा लिखते जाते हैं, 460 470 45, नीचे एक सन चल रहा होता है और डाटा के हिसाब से ये डी डाटा है और यहाँ पर टाइम सन चल रहा होता है। तो आप इसको ऊपर लिखते जाते हैं और फिर एक एवरेज लाइन ड्रॉ करते हैं। और लाइन जिस तरफ भी जा रही हो फिर हम कहते हैं ये नंबर 5 हमें चाहिए। इसके सामने जो आएगा डाटा वो आप लिख देंगे, जी हमें 450 चाहिए या 440, जो भी इस पॉइंट के बिल्कुल सामने जो भी डाटा आ रहा होगा वो ट्रेंड शो कर देगा कि जी आपको नेक्स्ट टाइम के लिए इतनी डिमांड चाहिए। ये एक फार्मूला है, ये कन्फ्यूजन है, इसको छोड़ दें आप। और ये भी एक टेबल दिखाया गया है कि जी एक सेल्स हुई चीज़ों की और एक्चुअल सेल इतनी हुई। दिसंबर 93 में एक्चुअल सेल इतनी हुई थी, 3 मंथ की एवरेज आपने निकाल सकते थे। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 94 95 तक का लिखा हुआ है। आप फरवरी मार्च अप्रैल का निकालेंगे 3 मंथ का एवरेज करके, फिर मई जून जुलाई का निकालेंगे। इस तरह ये 3 3 मंथ का एवरेज करके निकला हुआ। जैसे ये 471 इन्होंने कैसे लिखा है, ये दिसंबर जनवरी फरवरी के तीनों डेटों को ऐड करके 3 पर डिवाइड किया तो इसका एवरेज आ जाएगा। और 558.3 कैसे लिखा है, इन तीनों एडों को जनवरी फरवरी मार्च के तीनों डेटों को ऐड करके 3 पर डिवाइड किया तो 558 आ गया। फिर इसी तरह 676 को कैसे लिखा है इन्होंने, फरवरी मार्च अप्रैल को तीनों को जमा करके और 3 पर डिवाइड करके ऐड करके लिख दिया। राइट। तो ये 3 मंथ का है। इस 3 मंथ को आपने एवरेज के साथ, अब ये ट्रेंड है, पीछे हमने एक एग्जांपल की थी जिस पर ये आया था। ये फोरकास्ट है। 1.08 का मतलब ये है कि 08 का मतलब कि आपने 8% ज्यादा मंगवाई है। अब हम डायरेक्टली 1.10 लिख लेते हैं या 1.15 लिख लेते हैं। 1.15 का मतलब 15%। मैंने आपको शुरू में बताया 8 9 10 11 12 13 14 15% तक आप ट्रेंड को देखते हुए उतना परसेंटेज हाई डिमांड करते हैं। यानी आपको कितनी चाहिए, इस 4.47 471 को 1.08 से निकाल के या 1.10 डायरेक्ट लिख लें या 1.15 लिख लें, उससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपने फोरकास्ट 15% 10% 9% ज्यादा करनी होती है। और फिर आप यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जी जनवरी 95 के लिए 511 चाहिए था और यहाँ पर फोरकास्ट पीरियड यानी दिसंबर 93 चल रहा है। अब आप फोरकास्ट करने चले हैं जनवरी 95 511, वो उसका फोरकास्ट फिर फरवरी में मार्च में अप्रैल
ये यूज हो चुका हुआ डाटा और ये आप नेक्स्ट अगले पूरे 1 साल के लिए डाटा फाइनल करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें किस मंथ में कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए। ये सिंपल वेटेड एवरेज मेथड कहलाता है कि आप लास्ट 3 3 4 4 मंथों को ऐड करते जाएं, जितने अगर 3 मंथ हैं तो 3 से डिवाइड कर दें, 4 मंथ हैं तो 4 से डिवाइड कर दें, तो एक फोरकास्ट एवरेज निकलती आती है। ये एग्जाम्पल करें, द मंथली डिमांड फिगर फॉर ए प्रोडक्शन जनवरी 1994 90 दिसंबर, जुलाई 1994 से दिसंबर 1994 तक जो मंथली डिमांड थी 503 484 इतनी इतनी थी। कैलकुलेट द डिमांड फोरकास्ट फॉर जनवरी 95। जुलाई 94 से दिसंबर 94 तक उसने आपको दे दिया है। अब वो कहता है जी जनवरी 95 के लिए आप एक्चुअल में बताएं कितने यूनिट होंगे, विच इज 580, व्हाट विल द फोरकास्ट ऑफ फरवरी। एक्चुअल में 580 है बट आप कितनी फोरकास्ट करेंगे। ठीक है जी, ये प्रीवियस डाटा का उन्होंने बताया, इसलिए अब ये टोटल उन्होंने 6 मंथ जनवरी 94 जुलाई 94 से दिसंबर 94 तक आपने उसने ऐड करके बता दिया 3207 है। और एक मंथ की निकालनी हो तो 6 पर डिवाइड कर दिया, 535 आ गया। यानी जुलाई से दिसंबर तक पर मंथ जो हमारी डिमांड है वो 535 बन रही है। एक्चुअल डिमांड फॉर जनवरी के लिए वो कितनी थी, 580, जो कि ऑलरेडी गिवन है, 580 लिखी हुई है। और उसके बाद अब आप फोरकास्ट कर रहे हैं कि जी मुझे कितनी चाहिए, तो जो एक्चुअल हो उसको 0.2 से कर रहे हैं और 535 को, अब ये 0.2 क्या है, 20%, वो 20% मार्जिन ले रहा है कि जी जितनी मुझे डिमांड चाहिए उससे 20% एक्सेस में डिमांड मंगवाऊं, क्योंकि कम नहीं होनी चाहिए। अब वो कहता है या मैं 580 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूं यानी 20% कम मंगवाऊं, और या 535 को 80% से निकाल के माइनस करूं तो मेरे पास कितनी डिमांड होगी। दोनों कट्ठों को ऐड कर दिया, किया क्या उसने 580 को 20% से मल्टीप्लाई कर दिया है जो आपके एक्चुअल डिमांड थी, और जो आपने 535 निकाला है कि जी मेरे हिसाब से 535 एवरेज एक महीने की आ रही है, तो उसको आपने 80% से कर दिया। यानी आपने 80% एवरेज वाले को प्रेफरेंस किया है और 20% आपने वेटेज दी है जो एक्चुअल डिमांड क्वेश्चन में दी हुई थी। तो 20% वेटेज आपने जो एक्चुअल डिमांड जनवरी 1995 की जो क्वेश्चन में दी हुई है उसको वेटेज दिया है, और 80% वेटेज आपने दिया है अपना जो एवरेज निकाल के दिया है। ये 80% और 20% 100 हो गया, इन दोनों को अलहदा निकाल के आपने ऐड कर दिया तो 544 आ गया। तो ये एक्चुअल निकालने का तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका भी होता है कि जी आप फोरकास्ट जितनी करते हैं एक्चुअल इतनी होती है, फोरकास्ट जितनी करते हैं एक्चुअल, हर महीने का डाटा लिखते जा रहे हैं, हर महीने का आप फोरकास्ट कर रहे हैं, हर महीने का आप एक्चुअल डाटा डिमांड करते चले जा रहे हैं। तो आप साथ साथ इसका डिफरेंस लिखते जा रहे हैं कि जी मैंने जब पहले महीने की फोरकास्ट की तो मैंने कहा जी 535 डिमांड कर लो, लेकिन बाद में पता चला जी कि 580 एक्चुअल डिमांड खर्च हुई, तो डिफरेंस कितना आया, 45 -45 आया। अगले महीने फिर मैंने फोरकास्ट किया, मैंने कैलकुलेशन करके बताया कि जी मेरे पास 544 जो है ना मेरे हिसाब से 544 डिमांड खर्च होंगी, बट एक्चुअल खर्च हुई 560, फिर -16 का डिफरेंस आ गया। फिर मैंने फोरकास्ट किया, कैलकुलेशन की, एवरेज मेथड लगाया और उसमें लिख दिया जी 547 मेरी फोरकास्ट होगी। तो उसके बाद फिर एक्चुअल डिमांड देखी तो 530 आई। तो ये यानी ये फोरकास्ट है और ये एक्चुअल डिमांड है, उसमें ये फर्क लिखा हुआ है। अब ये डिफरेंस निकालने के लिए आपने इन सबको ऐड कर दिया, -45 प्लस -16 प्लस 17। ठीक है जी, ये मोड निकालना है, मोड का मतलब प्लस माइनस। अब मोड का मतलब क्या है, मोड में इसलिए लिखा है कि अगर वो प्लस में है अगर वो माइनस में है तो उसके साइन खत्म हो जाते हैं, मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा। तो साइन को कंसीडर नहीं करना, 45 16 17 29 33 प्लस 9 इसको ऐड करके 6 पर डिवाइड करेंगे 24.8 आ जाएगा। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी जितनी भी आप डिमांड कर रहे हैं फ्यूचर में वो 24 का ऑलमोस्ट फर्क आता है, हर वक्त 24 का एक मतलब इस पूरे डिफरेंस का
कि हर महीने 24 का फर्क आ रहा है, फिर आप 24 करके ऐड करके डिमांड करते हैं, अच्छा यार कम ना हो, चलो ज़्यादा पड़ी हो तो खैर है। तो ऐसी डिमांड कैलकुलेट करें कि जी आपको फ्यूचर में नुकसान ना पहुंचे। तो जो अगर देखो ना, ये अब फोरकास्ट ऑफ 535 थी, एक्चुअल यहाँ पर आपको 45 कम का सामना करना पड़ गया, यहाँ पर -16 का कम का सामना करना पड़ गया, +17 का मतलब आपको एक्स्ट्रा आपने मंगवा ली। तो माइनस में जो चीजें आ रही हैं वो आपको नुकसानदेह है कि जी फोरकास्ट आपने कम की थी, एक्चुअल में डिमांड ज्यादा हो गई थी। तो ये जो 24.8 निकाला है मोड के थ्रू, आपने जो भी फोरकास्ट करनी है उसमें ये चीज ऐड कर लेनी है ताकि माइनस का जो है ना हम फ्यूचर में मुकाबला कर सकें। रिग्रेशन एनालिसिस रह गया, वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कल मैं आपको करवा दूंगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं।